हमारे साथ गजराज जी हैं और हमारे साथ ऋचा हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस मीडिया रंबल के चौथे एडिशन में। इस पूरी बातचीत को शुरू करने, चूंकि सारी बातें करीब करीब मोटी मोटा सूरज ने बता दी हैं कि हम किस किस चीज पर बात करेंगे, तो मेरा पहला जो सवाल है वो ये है कि आप दोनों लोग सिनेमा के एक हिस्से को बहुत मजबूती से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम देख रहे हैं कि एक सिनेमा की कहानी काफी बदल गई है। जो एक बड़े स्टार से भरी एक फिल्म होती थी, एक बड़े सेट पे, बहुत बड़े बजट पे, जो बहुत एक फैंटेसी रचती थी, उससे निकलकर आज फिल्मों की कहानी जो है वो टू टियर शहरों में, छोटे सेमी अर्बन इलाकों में कहानी बहुत माइक्रो लेवल पर नीचे की तरफ जा रही है, जिसमें फैंटेसी और उन चीजों का की बजाय एक रियलिटी का बहुत टच है, जो हमारे आसपास की जिंदगी से जुड़ी कहानियां हैं। तो ये जो बदलाव आया है, सबसे पहले गजराज जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो अंतर है कि जो बदल गई पूरी फिल्म इंडस्ट्री, ये क्या नया मेन स्ट्रीम यही है जो रियलिज्म की तरफ जा रहा है? बहुत आसपास की कहानियां हैं, बहुत आम जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। अब उस फैंटेसी वाला जो एक बड़ा चंक था, जो स्टारडम वाला एक हिस्सा था, वो अब थोड़ा थोड़ा साइड की तरफ जा रहा है, मेन स्ट्रीम की तरफ ये रियलिज्म की कहानी आ रही है, जिसको ऋचा, गजराज और तमाम नई जो खेप है डायरेक्टर्स की, जिसमें अनुराग जैसे लोगों का नाम लिया जाता है, अनुभव सिन्हा, ऐसे लोगों की कहानियों का अब दौर है। आपने जो बात बोली कहानियों की, वो जी सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। जो मुझे लगता है ये चक्र है ये। जी सन 50 में 60 में जब फिल्में बनती थी, बिमल रॉय साहब की, गुरुदत्त, या उसके बाद ऋषिदा की, तो मुझे लगता है कि उसमें जो कहानीकार जो था, कहानी लिखने वाला था, जी उसको एक महत्व मिलता था। जो फिल्में बनती थी वो उपन्यासों पर बनती थी या लिटरेचर से उठाई जाती थी, तो उसकी वजह से वो रियलिज्म के नज़दीक थी। उसमें फंतासी होती भी थी, लेकिन वो मज़ेदार, बहुत रिलेटेबल होती थी। फिर ये 70s 80s का दौर आया, जिसके अंदर लिटरेचर से हम लोग बहुत दूर चले गए, और जी कहानियां, जो राइटर्स थे, जो फिल्म राइटर्स थे, वो कहानियां बुनने लगे, और वो कहानियां बुनी जाने लगी बॉक्स ऑफिस को ध्यान में रखकर। तो शायद वो उस तरह से एक चीजें हुई। और अभी जो पिछला कह सकते हैं एक दशक है पूरा, उसमें अगेन कहानियों को महत्व मिल रहा है, राइटर्स को महत्व मिल रहा है, जी लिटरेचर से वापस खोजी जा रही हैं चीजें। और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आना हुआ, जिससे कि जो ऑडियंस है, खासतौर पे जो जो नौजवान दर्शक हैं, उनके लिए पूरे दुनिया का जो कंटेंट है वो सामने है। तो ठीक बात। आप उसमें चूज कर सकते हैं, कहानियां चूज कर सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं। आप मेक्सिको की एक वेब शो पसंद कर सकते हैं, आप एक इटालियन फिल्म को पसंद कर सकते हैं। तो शायद ये एक कंपल्शन था यहाँ के मेकर्स के लिए कि वो उसी काठ की हांडी को बार बार नहीं चढ़ा सकते थे। तो हाँ वो शायद परिवर्तन उस स्तर पर हुआ है कि जहां पर एक तो दुनिया भर का जो कंटेंट हमारे पास अवेलेबल था हमारे दर्शकों के पास, और दूसरा कहानियों की तरफ, जो लिटरेचर की तरफ दोबारा जा रहे हैं हमारे फिल्म मेकर्स। ऋचा, आपको क्या लगता है ये जो बदलाव हुआ नया, जिसको आप जैसे जो नए कलाकार हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा, जो मेरा सवाल गजराज जी से था, वो ये कि क्या ये केवल समय का चक्र है कि इस समय उसका टाइम चल रहा है, या फिर ये लंबे समय तक टिकने वाला है ये ट्रेंड? कह नहीं सकते। मुझे लगता है हमेशा से रियलिस्टिक फिल्में बनती थी, पर जी शायद अब रियलिस्टिक फिल्मों में जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं वो ज़्यादा रुचि लेते हैं। अभी आपने आयुष्मान का नाम लिया, जी या तापसी या दीपिका, जो भी लोग अब मेन स्ट्रीम बड़े स्टार माने जाते हैं, वो जब रियलिस्टिक कहानियों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो फिल्में, उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। बट मुझे ये लगता है हमेशा फिल्में जो हैं वो समाज के साथ साथ ही चलती आई हैं। जब आज़ादी के समय की बात की जाए तो नया दौर,
फिर मेरा गांव मेरा देश, फिर मदर इंडिया, फिर शहर की कहानियां शुरू हुई, स्वर्ग, बम्बई पे कितनी सारी फिल्में निकली। फिर धीरे 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 ये फिल्में फिर एनआरआईज के पास पहुंच गई, जब करण जौहर का एक स्पेल आया, फिर अब ये वापस विशाल भारद्वाज और अभिषेक चौबे जैसी आवाज़ों के साथ ये फिर से, जिनको कहते हैं सबऑल्टर नैरेटिव्स, उनकी तरफ जा रही हैं। तो अभी तो आने वाले दौर में ही पता चलेगा 2020 में कितने लोग हम लोग बचते हैं, उसके बाद किस तरह का समाज रहता है, उसके बाद कैसी फिल्में बनेंगी। ये तो ये कि बड़ा बहुत बुरी तरह से फिल्मों का जो पूरा बिजनेस है वो इसके वजह से चपेट में है। हालांकि पूरी इकोनॉमी ही इस समय कोविड के चपेट में है फिर भी, लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है, और वो ये है कि जो दर्शक है, जो फिल्में देखता है, पसंद करता है, उसमें उन दर्शकों की भी संख्या है जो केवल रियलिटी के, वही रोना धोना, वही जिंदगी की समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स है, वही देखने के लिए सिनेमा में नहीं जाता। कुछ ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि चाहते हैं कि फैंटेसी में भी 3 घंटे के लिए जी लें, अपनी तमाम चिंताओं से मुक्त होकर उनको एक नई ऐसी दुनिया का एहसास करा दिया जाए जिसमें थोड़ा सा अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाए वो। ऐसी तो ऐसे लोगों के लिए लिहाज से वो फिल्में बनी रहेंगी हमेशा, बिल्कुल बनी रहेंगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान में वैसी फिल्में ना बने, क्योंकि जैसे अगर हम किसी इशू पे फिल्म बनाते हैं, जिसको हम इशू कहते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 जो है कास्ट के इशू पे फिल्म है, जो इंसान उसी गांव से आ रहा है, जो लखनऊ के बाहर किसी छोटे से गांव से, कस्बे से फिल्म देखने जा रहा है, वो क्यों देखेगा फिल्म वो वाली? वो तो न्यूज़ देख लेगा ना। उसके तो गांव में यही, उसकी जिंदगी में ये जो चीज चल रही है, उसके लिए ही तो एस्केपिस्ट एंटरटेनमेंट है। इसीलिए पहले सारे गाने बाहर होते थे, इतनी फैंटेसी होती थी हमारे गानों में कि 1000 बगुले और हंस उड़ रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मूर्तियां हैं, सब लोग पोज बना बना के खड़े। वो उस ऑडियंस के लिए थी जो फिल्म सिनेमा में घर में जाके देखना चाहती थी, और जो 3 घंटे के लिए भले अपनी जिंदगी की समस्याओं को भूलना चाहती थी। मैं उस सिनेमा को बिल्कुल कतई जज नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है उसका भी एक अपना बहुत बड़ा रोल है, लोगों को सुखी रखने में भी उसका रोल है। पर वो सिनेमा तो रहेगा, और कोएग्जिस्ट करेंगे दोनों तरह के सिनेमा, पर वो तो रहेगा, वो कहाँ जाएगा। वो हॉलीवुड में भी आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप देखिए अवेंजर्स और ये सारी फिल्में आती हैं हर साल, इनके कई फ्रेंचाइजी आते हैं, ये पूरी दुनिया में चलती हैं, पर शायद ही कभी ऑस्कर या गोल्डन ग्लोब या एमी तक पहुंचे। इनको क्रिटिकली अक्लेम सिनेमा नहीं माना जाता। ये वो फिल्में होती हैं जो एक्टर करते हैं पॉपुलैरिटी के लिए, फिर जाके वहां पे भी अलग तरह से फिल्में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भी कुछ वैसा होगा। जी गजराज जी, आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल सर, मैं रीचा से पूरी तरह से अग्री करता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो जैसे भी पिछले 5-6 महीने में मैं कह सकता हूँ कि मैंने मृणाल सेन की फिल्में नहीं देखी हैं। जी जी, जो पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी गंभीर सिचुएशन के बीच में हूँ, मैं उससे बचना चाहता हूँ, दूर जाना चाहता हूँ। तो बच्चन साहब की जितनी फिल्में हैं 70s की 80s की, वो देखी मैंने तमाम। धर्म जी की फिल्में देखी, रोहित शेट्टी की फिल्में देखी, कि वो मुझे रोहित शेट्टी की फिल्में बड़ी पसंद आती है, क्योंकि वो एक फंतासी वर्ल्ड में ले जाती हैं और वहां से आपको आप स्विच ऑफ करते हैं। या भंसाली की फिल्में हैं उस तरह से। तो जो रिचा ने कहा कि को एग्जिस्ट करेंगे और करना भी चाहिए। या करण जौहर का जो एक मेलोड्रामा पूरा वाली, यस बिल्कुल, मतलब वो आज भी वो जो कभी खुशी कभी गम और वो फिल्में उन्होंने जिस तरह के उसके कुछ क्रिटिक भी हैं, उसकी कुछ आलोचनाएं भी होती रहती हैं कि इस तरह की फिल्में बनाना केवल इसलिए, मतलब एक तरह से पहला क्रिटिसिज्म यही है कि केवल बड़े स्टार कास्ट के, उसमें वो प्योर बिजनेस है, उसमें मतलब आर्ट के नाम पे कुछ खास नहीं होता। तो ये क्रिटिसिज्म कुछ जायज। देखिए शो बिज जो है वो बिजनेस ही होता है। जो हम लोग जो जब आर्ट बनाते तो हम नाटक नहीं करते गज्जू जी, तब हम नाटक करते हैं क्योंकि एक समय में 200, 300, 400, 500 लोग देखते हैं। जब फिल्म बनती है बड़े पर्दे पे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस, अब उसमें बैलेंस ढूंढना मुश्किल बात है। पर जो करण जौहर की फिल्में हैं वो बड़जात्या की फिल्मों से एक स्टेप आगे हैं। इट्स ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स
और अगर आप बरजातिया राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्में देखें तो वो नदिया के पार, तो कहीं ना कहीं जो इमोटिव वैल्यूज है इंडिया की वो तो सेम ही है। उनको कभी ग्लैमर से लोग दिखाते हैं 1000 डांसर्स के साथ, और कभी सिंपली दिखा देते हैं। अच्छा, आप दोनों लोगों के व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से बात करूं तो फिल्म इंडस्ट्री कुछ फार्मूलों और कुछ टैबूज के को लेकर बहुत उसकी बात होती है उसमें। मसलन गजराज जी की बात करें तो आपने जो बधाई हो फिल्म की है, अब वो एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक 21 साल के जवान बेटे का बाप फिर से बाप बन रहा है, और ये भारतीय समाज के हिसाब से बहुत टैबू है। तो उस लिहाज से आपकी राय। दूसरा, मैं इसी लिहाज से रिचा से भी जानना चाहूंगा कि आपने बहुत शुरुआती दौर में एक इतना बड़ा रिस्क लिया रिचा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने 45-50 साल के बीच की एक महिला का किरदार निभाया, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की माँ का रोल था वो। तो ये जो थी, ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत निर्मम है इस मामले में, आपको फार्मूलों में बांध देती है, और टैबूज को लेकर इतना ज्यादा वो है कि शायद फिल्में आपकी पिट जाए कि ये तो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स पे नहीं है। तो उस पे लेकर गजराज जी आपका और फिर रिचा आप दोनों के, ये जो दोनों आप लोगों ने रिस्की चॉइसेस थी, इस पे मैं आप दोनों की राय जानना चाह रहा हूँ। नहीं, आप बोलिए ना। तो फॉर्मूला सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है चौरसिया जी। फॉर्मूला वो भी होता है जब पहाड़गंज के कचौरी वाले की कचौरियां मशहूर हो जाती हैं और वो उसी नाम से जाना जाता है, और 45 साल तक लोग उसके दुकान के आगे लाइन लगाते हैं। वो भी एक फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला होने में कोई बुराई नहीं है उस तरीके से, लेकिन ये पिछले कुछ शायद दशक की बात कहेंगे जिसके अंदर अनुराग कश्यप और मोटवाने या जिस तरह की अपना चौबे, अभिषेक चौबे जिस तरह से लेकर आए कहानियां, थोड़े से वो निडर किस्म के फिल्म मेकर हैं जो थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना। तो अमित ने बधाइयों में वही किया कि शायद कोई उसके लिए शायद आसान होता कोई एक फॉर्मूला वाली फिल्म कर लेता वो, जिसमें आसपास की जो दुनिया बोलती कि हाँ, जैसे इस जो कैरेक्टर भी उसने चूज किए, एक्टर्स भी चूज किए, उसके लिए भी जो मुझे बाद में मालूम चला कि बड़ा प्रेशर था उसके ऊपर कि चलो तुम ये कर रहे हो तो थोड़े से नामचीन चेहरे ले लो माता पिता के लिए, कि जो थोड़े से पुराने एक्टर हैं और उनकी वजह से थोड़ा सा कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन ये उसका इंडिविजुअल का, अमित का और उनकी टीम का एक साहस था कि चलो ये करते हैं, और मैं ऐसे नए या थोड़े से कम पहचाने हुए चेहरों को मैं लेके ये फिल्म बनाऊंगा मैं। और उसके साथ शुभमंगल सावधान का भी, ज़्यादा सावधान का भी एग्जाम्पल है कि वो भी इस तरह का एक होमोफोबिया के ऊपर जो फिल्म बन रही है उसके अंदर थोड़ा डर था, संकोच था कि लोग कैसे इसको देखेंगे। लेकिन आनंद राय और हितेश केवलिया और ये तमाम लोग बहुत, मुझे लगता बड़े साहसी लोग हैं कि जिन्होंने बॉक्स ऑफिस से डरे नहीं। वो लोग जिन्हें बनाते हैं, देखते हैं, वो अच्छा हो सकता है। और आपका, हमने एक साल पहले गिजराज जी इसी मामले पर बहुत एक बड़ा इंटरव्यू छापा था न्यूज लॉन्ड्री पे, तो उसमें भी एक बात निकल कर आई थी कि आप शुरुआत में इसको लेकर बहुत हिचक में थे। वो हिचक किस वजह से थी? कि ये एक टैबू सब्जेक्ट था या फिर और कोई वजह कमर्शियल? नहीं, ये मेरे निजी तौर पे मैं बड़े शौक में आ गया था कि मुझे इतना बड़ा रोल दिया गया, ऑफर किया गया। तो मुझे एक मिडिल क्लास जो वो होते हैं ना, पूर्वाग्रह होते हैं, या कहें कि मोरालिटी होती है कि जब आपको लगता है कि यार सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। अमित को मैं जानता हूँ दिल्ली से, और वो मेरे साथ ही प्रदीप सरकार जी को असिस्ट करते थे। तो मुझे लगा यार ये है तो बड़ा, लालच तो बहुत आ रहा था, लेकिन मुझे लगा यार ये मैं कर पाऊंगा, कैसे होगा, ये इतना ज्यादा आस्था कैसे दिखा रहा है। और दूसरा मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, मैं नाच वाच नहीं पाऊंगा, तो कहीं उसकी वजह से फिल्म के अंदर कहीं पे डायरेक्टर के पास कुछ ऐसा ना हो कि उनको लगे, तो वो ये सारी चीजें थी। लेकिन अमित अड़ा हुआ था, बोला था नहीं मुझे तो आप दिख रहे हो और मुझे करना है आपके साथ। तो लकीली ऐसा हुआ, वरना तो मैं मतलब जलन में ही कुड़ के ही मर जाता मैं। रिचा, आपका जो अनुभव था, और क्योंकि आपके इस अनुभव के बाद एक बहुत जरूरी सवाल मैं पूछूंगा इससे जुड़ा। जी,
देखिए मैं तो थोड़ा बहुत थिएटर वेटर कर रही थी, और मैंने सोचा था, मैंने ओएलएक की थी कॉलेज के तुरंत बाद। फिर मैं सोच रही थी कि क्या करना चाहिए, मतलब पैसे वैसे मिलते हैं कि पहली फिल्म में कोई पैसे नहीं देता तो मैं सेंट स्टीवन से निकल के आई थी। मुझे लगा कि मुझे यहाँ ये करना है कि मैं कुछ मतलब पत्रकार बन जाऊं या फोटो जर्नलिस्ट बन जाऊं। मेरी और भी बहुत सारी रुचियां थी, मेरा फोकस केवल ये था। पर मुझे पूरी तरह विश्वास नहीं था, तो मुझे अनुराग कश्यप के एक एडी, उनका नाम है वासन बाला वगैरह, उन्होंने देवडी के लिए ऑडिशन किया था। वासन बाला जिन्होंने बाद में मर्द को दर्द नहीं लगता बनाई, तो उन्होंने उनको बोला कि एक लड़की है, वो आपको याद होगा शायद, देवडी में वो शॉर्टलिस्टेड थी, वो शायद ये रोल कर सकती है। तो अनुराग ने जब मुझे बुलाया तो उन्होंने मुझे पहले यही बोला कि ऐसे नाम एक्स ने बोल दिया, मना कर दिया, वाई ने मना कर दिया, जेड ने मना कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बहुत बड़ा रोल है तुम्हारे लिए, तुम बहुत छोटी हो इसके लिए, तुम करोगी। तो मैं 23 साल की थी, तो मैंने उनसे बस यही पूछा कि क्या मैं अकेले बुढ़ा रही हूँ? तो बोलते नहीं, कहानी आगे जा रही है 3-4 दशक। तो मैंने कहा तो जाहिर सी बात है ना, अब इसमें सब लोग साथ में बूढ़े होंगे तो क्या है। तो फिर मैंने ये सोच के कर ली, पर उस समय मुझे आइडिया नहीं था कि हमारी इंडस्ट्री इतनी मायोपिक है या कुछ और इतना सादा स्टीरियोटाइप करती है। लोग मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती, जान के, मतलब आपका काम बहुत अच्छा, बिल्कुल दिल को छू गया, इस तरह की बात करते थे मेरे साथ। या फिर, और मैं सोचती थी इनको हुआ क्या है, आई रियली थॉट इट वाज अ चैलेंज कि और मेरा ननिहाल बिहारी है, तो मैंने सोचा कितना मजा आएगा अगर इस तरह का लहजा पकड़ के, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जमीन पे बैठ के राख से बर्तन मांजने वाली जो फीलिंग है ना, वो अर्बन एक्टर्स को कहाँ से। तो मैंने उस जज्बे के साथ फिल्म की थी। बाद में मुझे लगा कि करीब मेरे को बहुत प्रशंसा भी मिली, पर 2 या 3 महीने बाद तक तो मुझे लगा कि गलती हो गई, करियर ही खत्म हो गया, क्योंकि सच में ये गलती का एहसास क्यों हुआ? क्योंकि जो मैं फार्मूले की बात कर रहा था, लोग एक एक चश्मे से देखते हैं। फिर नहीं, वो देखिए, मुझे तो गलती का एहसास तब हुआ जब मैं अच्छा, वो लोग आए, बोलते कि अरे इसकी स्किन बहुत, वैसे ही मेरा चेहरा बहुत वो शार्प सा है, तो वो प्रोस्थेटिक लगाए तो मुझे एलर्जी हो जाए। फिर मैंने सोचा, फिर मुझे शूटिंग के दौरान ही एक कॉल आ गया कि आप अग्निपथ में ऋतिक रोशन की मदर का रोल है। अच्छा। मैंने बोला सर, मैं 24 साल की हुई हूँ, आपसे जरूर कोई गलती हुई है, आप मुझे जानते हैं, अपने ऑफिस को बोल के जरा समझा दीजिए। तो फिर मैंने बाद में कास्टिंग वालों से भी पूछा, तो बोलते कि वंस वी नो एन एक्टर इज ओपन टू प्ले ओल्डर पार्ट्स, वी वांट यंगर पीपल टू प्ले ओल्डर पार्ट्स। तो मैंने कहा कि ये तो गलत है ना भाई, तुम किसी बड़ी उम्र के एक्टर से एक रोल छीन रहे हो, तुम जवान लोगों को बढ़ा रहे हो, बिल्कुल मतलब उनके टाइट बॉडी और फिगर लेके तुम इस्तेमाल कर रहे हो फिल्मों में। तो अगर मैंने गैंग्स के बाद 6-7 फिल्में जो उसी जोन में थी, कहीं एज ग्रुप, कहीं लहजा, कहीं बस ऐसे कि नाम बदल दो और काम बिल्कुल नगमा खातून वाला, तो ऐसे बहुत सारे रोल आए मेरे पास, पर मैं मना करती गई। आप उसके बाद करियर चॉइस को लेके बहुत सजग हो गई या बहुत कॉन्शियस हो गई हो, ऐसा वक्त आया? कॉन्शियस तो मैं फिलहाल अभी भी हूँ, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैं अभी भी आपको अपना फोन खोल के दिखाऊं तो मेरे उम्र के 2 बच्चे मुझे अभी भी गोद में लाल के दे देंगे। और कास्टिंग डायरेक्टर, मुझे लगता है पता नहीं क्या सोचते हैं, उनको लगता है एक बार ये दरवाजा खुल गया तो इसमें घुस जाओ। तो मैं सजग हो चुकी हूँ चॉइसेस को लेके, और ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, पर अभी अब मैं कैसे समझाऊं, जो हर इंसान जो होता है अलग होता है। जैसे कि गज्जू जी ने अभी कहा कि उनको इतना बड़ा रोल पहले मिल गया, मैं ये भी कहना चाहती हूँ आने वाले एक्टर्स को कि अब तो चलो समय बदल गया है, ओटीटी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पर आज से 3 साल 4 साल पहले भी हर इंसान के दिमाग में यही होता था कि अगर ये कोई भी टॉप स्टार है, सबको वहीं जाना है जी। पर ये जरूरी नहीं है, हो सकता है मुझे ना करनी हो वैसी फिल्म जहाँ मेरा कोई डायलॉग नहीं हो, मुझे बस गाने गाने हो, या मैं मटक मटक के चली जाऊं, या ऐसी फिल्म जिसमें से मुझे निकाल दें और कोई मतलब ही ना हो। बात छोटे रोल या बड़े रोल की नहीं है, बात ये है कि वो प्रॉप है कि एक्टर है। तो जरूरी नहीं कि हर इंसान को अपने करियर की सीढ़ी चढ़ने के लिए वो कुछ समय के लिए वो प्रॉप बनना हो,
जो कि हीरो के बगल में नजर आए चमकता, which is not real, you know, because I see it every day। और मुझे लगता है कि ऐसी लड़कियां तो साल दर साल रिप्लेस होती जाती हैं हमारी इंडस्ट्री में, और इस बात की मुझे चिढ़ भी होती है। बहुत दिलचस्प बात बताई रिचा आपने। इससे चूंकि थोड़ा सा इस बात हाँ मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा रिचा की बात में कि, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो आसान रास्ता ढूंढते हैं। वो विजुअलाइज नहीं करना चाहते हैं, वो लुक टेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक बात। जैसे मैंने अभी बधाई हो कि जो मेरे डायरेक्टर हैं अमित, उनकी जो नेक्स्ट फिल्म है मैदान अजय देवगन साहब के साथ, उसके लिए बकायदा 3 दौर का लुक टेस्ट हुआ मेरा। अच्छा। कि मैं 1950s का अखबार का एडिटर लगूंगा कि नहीं लगूंगा। वो उन्होंने ये नहीं किया कि स्टीरियोटाइप किसी फिल्म में किसी एक्टर ने एडिटर का रोल किया है उसको ले लो, वो लगता है एडिटर जैसा। उन्होंने उनकी टीम में जो बाकी लोग थे उनके अगेंस्ट जाके बोला नहीं, मुझे इसका टेस्ट करना है, मुझे इस एक्टर को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। हो सकता है उनके जहन में और भी लोग होंगे, लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा मेहनत होती है कि मिल के बात करके एक्सप्लोर करना, इसमें इस ढांचे में ये एक्टर को फिट कर सकते हैं क्या। तो जो एक्टर ढांचा कैरी कर रहा होता है उसको बोलते हैं, जैसे जगदीश राज साहब, उनके पास 3-4 तरह की यूनिफॉर्म थी, इंस्पेक्टर, डीएसपी और सब तरह की। बहुत अच्छा यार, तो जगदीश को बोल दो। तो एक्टर्स के साथ शायद वो होता है कि अच्छा इसने ये किया है ना, तो वो उसका एक्टर का ढांचा है, वो उस ढांचे में फिट हो जाएगा, उसको बुला लो, वो कर लेगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि आपने ये बात कही है, ये हम लोग देख रहे हैं, हम मतलब जीवन के हर क्षेत्र में, हर उसमें इस तरह की समस्या है कि लोग एक्सप्लोर नहीं करना चाहते या आसान रास्ते अपनाते हैं। मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के टीवी मीडिया को देना चाहूंगा, टेलीविजन न्यूज को देना चाहूंगा, जहां पर हर चैनल एक दूसरे को चिल्लाने का फार्मूला जो है उसको बहुत आसान फार्मूला लगता है। न्यूज तो बाहर से लगता है कि शायद बहुत मेहनत वाला काम कर रहा है, लेकिन टीवी न्यूज मीडिया का सबसे आसान काम है 4 लोगों के साथ बैठ के और सबसे तेजी से बहुत ऊंची आवाज में बात करना। तो वो उसी तरह के फार्मूले जो है और आसान जो जरिया है उसको खोजने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद ये फिल्मों के लिए बहुत बुरा समय है। कोरोना के बाद से सिनेमा हॉल बंद हैं, प्रोडक्शंस बंद हैं, लेकिन इसी में अब शायद फिर से प्रोडक्शन शुरू हुआ हो, शूटिंग शुरू हुई हो, लेकिन सिनेमा हॉल अभी भी बंद है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ऐसे समय में एक बड़ा विकल्प बन के सामने आ गया है। जी। आप लोगों को क्या लगता है कि सिनेमा हॉल का विकल्प बन सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म? रिचा? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो एक चक्र है जो घूमता है, और 2020 उस तरह का साल है जिसमें बहुत सारी चीजें ध्वस्त हो जाएंगी। मैं काफी समय से कह रही हूँ कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, और मैं कोई बहुत बड़ी स्टेक होल्डर नहीं हूँ, आई एम रियली स्मॉल फ्राई, आई एम न्यू एंट्रेंट एज कम्पेयर टू सम ऑफ द ओल्डर प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म फैमिलीज। बट ये तो सच है कि फिल्मों के टिकट प्राइसेस के कारण हर साल सिनेमा घर में फुटफॉल श्रिंक हो रहे हैं। लोगों को इस बात से आपत्ति है कि पॉपकॉर्न और जो कोल्ड ड्रिंक है उसका भाव टिकट से ज्यादा क्यों है, और जो हाई टिकट प्राइस है उसमें टैक्स का भी हर चीज का हाथ है। तो ये जो चीजें रेगुलेट नहीं हुई, एक ऑलरेडी एक डिक्लाइन आ रहा था, उसमें पैंडेमिक आ गया है, और उसमें ओटीटीज ने अपनी सब्सक्रिप्शन का जाल पूरी तरह फैला लिया है। तो अगर अब सिनेमास को सर्वाइव करना है, उन्हें या तो साउथ की इंडस्ट्री से कुछ सीखना होगा, जहाँ एक कैप होता है, उससे ज्यादा टिकट प्राइस नहीं जाता, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज कहने को रीजनल इंडस्ट्री होके भी कितने सारे करोड़ों पैसे कमाती हैं। और ये हमारे सामने ही है, चाहे वो बाहुबली हो या सैराट हो या रजनीकांत या किसी बड़ी फिल्म है किसी तरह की। तो मुझे लगता है अगर सिनेमा हॉल्स को सर्वाइव करना है, क्योंकि देखिए बड़े पर्दे का मजा अलग होता है। कुछ फिल्में जो सिनेमा घर के लिए बनी होती है वो सिनेमा में ही अच्छी लगती है, चाहे वो कोई बड़ी साइंस फिक्शन फैंटेसी हो या कोई लव स्टोरी हो, हम लोग वही देखते देखते बड़े हुए। वो फोन के टैबलेट पे देखना या टीवी पे देखना, खासकर जो लोग फिल्में बनाते हैं उनको भी सच है। एक ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म, इंटरनेट जैसी सुविधाएं बढ़ी हैं, इस वजह से एक नया चार्म दिख रहा है। गजराज जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी राय क्या है? अभी जो पिछले 5-6 महीने में जो हो रहा है वो तो कैप्टिव ऑडियंस मिल गई है जी की वजह से। यहाँ की भाई देखो क्या है कि कैद में है तो धन्नो क्या करेगी, देखो ये तो ये वो वाला समय चल रहा है, और मतलब अपच वाली स्थिति हो गई है।
मतलब इनफैक्ट मैंने शुरू के 3-4 महीने तो इतना ज्यादा कंटेंट देख लिया कि मेरी कहानियों के पात्र जो है एक शो से दूसरे शो में जाने लगे कि ये मनी हाइस्ट वाला था, क्या था वो, ये कर तो फिर उसको रोका थोड़ा सा कि नहीं। तो वही बात है कि सिनेमा हॉल को, हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट को ना, हमारे समाज में हमारी सरकारों ने लगातार ये माना है कि लग्जरी माना है कि आप एंटरटेन हो रहे हो, अच्छा मजे ले रहे हो सिनेमा हॉल जाके, चलो आप पे टैक्स लगा देते हैं। कि जबकि होना ये चाहिए कि आपका जो समाज है, जो लोग हैं, वो सुबह से शाम नौकरियां करके थके मांदे, उनके लिए ये इस तरह की स्थिति खड़ी की जाए कि वो जाएं सिनेमा हॉल परिवार के साथ। लोग मुंबई जैसे शहर में हम लोग एंटरटेन होने के लिए शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कितने परिवारों को हम देखते हैं कि वो मॉल में जाना एंटरटेनमेंट है। या सैटरडे संडे को जुहू बीच पे चले जाएंगे तो लाखों की तादाद में लोग कंधे से कंधा भिड़ा के बैठे होते हैं, वहां पर जगह नहीं है लोगों के पास। तो मुझे अगर आने वाले दिनों में 2 महीने 6 महीने में सिनेमा हॉल में तब्दीली आती है, ये माहौल में कोविड कम होता है, तो अगर ऐसा कुछ हो कि सरकारें ऐसा करें कि भाई टैक्स को बहुत लिमिटेड कर दे, ताकि जो सिनेमा हॉल के मालिक हैं वो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक से खर्चा ना निकालना पड़े उनको। तो एक चीज और इसमें है गजराज जी, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ जो सेंसर नहीं होने का एक फायदा मिला है, उसने भी इनके बढ़ाव को बहुत एक सपोर्ट किया है, क्योंकि अनसेंसर्ड बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आपको दिखती हैं, दिखाई जा रही हैं, डिलिबरेटली दिखाई जा रही है। जैसा आपने बताया कि पात्र इधर से उधर घुसने लगे, ये वो क्योंकि कंटेंट एक जैसा हो गया, अनसेंसर्ड कंटेंट की वजह से भी बहुत सारी चीजें हैं। उसने भी एक सपोर्ट सिस्टम बनाया ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। हम थोड़ा सा डेमोक्रेटिक कहूंगा मैं इसको, कि आप हम लोग ये दिखा रहे हैं, आपको देखना है तो आप देखिए, क्योंकि अगर आपको वोटिंग राइट है तो आपको कंटेंट चूज करने का भी राइट होना चाहिए, आप देख सकते हैं आपको। और मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से, हो सकता है कि कोई एक आध शो या कहीं पे कुछ हो जहां पर सेल्फ रिस्ट्रेन की जरूरत हो, लेकिन ये अच्छी स्थिति है कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं है इसके ऊपर। मतलब आर्ट के लिए इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि हर चीज को सेंसर के नजरिए से। रिचा, आपकी क्या राय है? ओटीटी के बारे में मेरा विचार ही अलग है। देखिए, हम जब छोटे थे या हमारे माँ बाप जिस किस्म का टीवी देखते थे, बुनियाद देखते थे, हम लोग देखते थे, ये सारे अच्छे अच्छे शोज तमस देखते थे। उसके बाद जब हम बड़े हुए, हम लोगों को तो नसीब में वही आया जो जिससे मैं रिलेट नहीं कर पाती पर्सनली। मैं नहीं रिलेट कर पाती सास बहू सीरियल से, या किसी नागिन के सीरियल से, या कोई अजीब सा चुड़ैल, या मतलब जो भी सीरियल्स अभी फैंटेसी चल रहे हैं, मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाती। मुझे लगता है मेरी जनरेशन के बहुत सारे लोग हैं जिनका टीवी से बहुत डिस्कनेक्ट हो गया। आज की डेट में मेरे माता पिता भी नहीं देखते टीवी। आखिरी शो उन्होंने देखा होगा शायद बालिका वधू के टाइम पे, जिसको भी थोड़ा टाइम हो गया। तो अभी ओटीटी में क्या है, एक गैप ब्रिज हो गया। इसमें सोशलाइजेशन का भी बहुत फर्क है। जो बी टाउन को माना जाता था, अब जो मिडिल क्लास देखती थी, वो एंटरटेनमेंट बी टाउन पे पुश हो चुका है। इसलिए हम रसोड़े में कौन था, मतलब आप समझ रहे हैं, वो उस तरह का कंटेंट आगे आता है। तो ओटीटी ने गैप को भी ब्रिज कर दिया है। जो एक अर्बन या छोटे शहर का आदमी अपने तरह का कंटेंट देख सकता है, चाहे क्रिकेट पे शो हो या मेड इन हेवन हो, या और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। तो फिर चॉइस की कमी नहीं है, सेंसरशिप नहीं है, इसलिए तो लोग अब ऑलमोस्ट एडिक्टेड हो गए हैं ओटीटी के लिए। बड़ी अब चूंकि हमने फिल्मी और दुनिया और फिल्मों के कामकाज और आप लोगों की जर्नी पे थोड़ा सा बात की, एक अलग उस पे मैं बात थोड़ा ले जाना चाह रहा था। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये बड़ी अच्छी चीज एक थी कि माना जाता था, और अभी तक हाल तक भी है ऐसी चीजें, कि पॉलिटिकली बड़े डिफरेंट ग्राउंड पे खड़े लोग बड़े प्यार मोहब्बत से आपस में स्क्रीन शेयर करते रहे। पूरी कहानियां हैं, पॉलिटिकली अलग अलग पिच पे रहते हुए भी लोग साथ में काम करते रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने विवेक अग्निहोत्री के साथ काम किया है, और उससे भी पहले हम जाएं तो तमाम चीजें। तो ये कितना आसान होता है? रिचा, आपसे ये सवाल पहले मैं इसका जवाब जानना चाहूंगा। आपने हाल फिलहाल में एक फिल्म की, पंगा, जिसमें कंगना रनौत थी। पॉलिटिकली आप दोनों लोग अलग अलग जमीन पर खड़ी दिखती हैं, मानी जाती है, लेकिन स्क्रीन शेयर करते समय वो चीज कहीं आड़े आती है, वो चीज कहीं प्रॉब्लम, कहीं कोई दिमाग में?
देखिए, मैंने तो फिर विवेक ओबेरॉय के साथ भी शो किया है पूरा, कंगना के साथ भी किया है, और ऐसा नहीं है कि मैं अपना विचार व्यक्त करने में मुझे संकोच नहीं होता उनके सामने भी, क्योंकि मैं अपने आप को एक बहुत लिबरल और सेंट्रिस्ट समझती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मुझे उनका भी दृष्टिकोण सुनना चाहिए जी। मैं सुन लेती हूँ जो भी बोलते हैं, पर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हुई डिबेट शुरू कर दूं सेट पे, कहाँ सुनी क्योंकि मुझे? हाँ फिर उसका कोई अंत नहीं है, मैं उसमें जाती नहीं हूँ, मैं अपना काम करती हूँ और आ जाती हूँ। और रही बात ये आपको बताऊं, देखिए सबको पता क्या चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री वाले जो अभी गज्जू जी कह रहे थे कि टैक्स को कम किया जाए और फिल्म इंडस्ट्री को सीरियसली नहीं लिया जाता लग्जरी की तरह, ये सच है, बिल्कुल सही नहीं लिया जाता। अब तो जो टीवी पे प्रोपेगेंडा आ रहा है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं लेंगे हम। सिंगल एक्टर को बॉम्बे में किराए पे घर मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिल्कुल तले हुए समोसे जैसी शक्ल वाले न्यूज एंकर सुंदर सुंदर एक्टर्स को बोल रहे हैं कि तुम नशा करते हो। हमारी शक्ल, हमारे शरीर को देख लो भाई, हम लोग 6 बजे उठ के वॉक पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, नई नई कहीं कलरी पेट कर रहे होते हैं, कहीं वॉइस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। किसके पास समय है नशा करने का? और आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? और अपनी आर्ट को भी उसमें निखारना है, अपने फन को भी, अपने आर्ट को निखारना है, साहित्य पढ़ना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, कम जुबान से को कम पॉलिश करना है। जी जबान को पॉलिश करना है, अपने दिमाग को ब्रॉड करना है। तो देखिए ऐसा है, अब फिल्म इंडस्ट्री मुझे लगता है आप समझ गई है कि मीडिया, आपकी बात नहीं कर रही, जो भी तथाकथित न्यूज वाले लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री का इस्तेमाल केवल टीआरपी के लिए करते हैं, क्योंकि आपको प्राइवेट में मिलते हैं, आपके साथ सेल्फी खींचते हैं, फिर संकोच नहीं करते आपको गालियां देने में। आई थिंक अब फिल्म इंडस्ट्री उन लोगों से भी परहेज करेगी उसी तरह जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को। ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है कि ऋचा की 15-20 साल आप जिस प्रोफेशन को देते हैं, मैं अपनी बारे में कहूँ तो मुझे इतना बुरा लगता है कि कुछ लोगों ने उसकी ऐसी छवि बना दी है कि जिनके लिए कितना जबरदस्त एक जुमला है, तले हुए समोसे वाली शक्ल जिनकी हो गई है। समोसे को बुरा लगेगा, समोसे को बुरा बिल्कुल लगेगा। हाँ, मतलब इतना समोसे का भी। अतुल आप बुरा ना माने, मेरी भी एजुकेशन एज अ जर्नलिस्ट थी, और मैं कसम से आज की डेट में मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे 20 साल के दिमाग ने उस समय एक्टिंग को चुना, क्योंकि मेरे पास ज्यादा इन्फ्लुएंस है, मैं अपनी पसंद का रोल कर सकती हूँ, मैं ऑब्लाइज नहीं हूँ अपने बॉस की बात सुनने के लिए, और मैं मीम या जिफ का कोई जरिया नहीं हूँ किसी के लिए, क्योंकि सबको पता है क्या चल रहा है। अरे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और गजराज जी, आपकी बात, वो जो पॉलिटिकली डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंस रहते थे, कहने को तो अभी भी विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख ग्रैंड मस्ती में साथ में नजर आते हैं। विवेक ओबेरॉय बीजेपी के साथ बहुत सारा काम करते हैं, उनकी कैंपेनिंग भी करते हैं, और रितेश देशमुख खुद, उनके भाई, उनके पिता खुद कांग्रेस में थे। तो ऑन द ग्राउंड में आपको बता दूं, सब लोग ये गेम समझते हैं, कोई किसी से लड़ता नहीं है। और रही बात कुछ जो चंद खुरचनों की, जिनको मैं खुरचन कहती हूँ, जो अभी तक कुछ अपनी जिंदगी करियर में अचीव नहीं कर पाए हैं, जो अभी सिर्फ बैठ के दूसरों को गालियां देते हैं, उनका तो एजेंडा साफ है। वो याद करें 1920 में तुमने मेरी फिल्म को मना किया था, अब मैं तुम्हें ट्विटर पे गाली दूंगा। तो खुरचनों को सीरियसली ना लिया जाए। तो ऐसे लोगों को समय के साथ, मेरे ख्याल से समय उनको जज कर लेगा, और मार्केट सबसे बड़ा जो एक डिसाइडर है उनको किनारे कर देगा। गजराज जी, आपकी राय, ये जो पॉलिटिकली मैं बता, मेरे ना एक पीटी टीचर हुआ करते थे महलवान सर, और वो हरियाणा से थे, लंबी कहीं, मैं उस समय तो मुझे भी, और अभी मतलब बाहुबली जैसे ही याद है वो। और वो उनका एक था कि वो जब बड़े परेशान रहते थे क्योंकि बच्चे उनकी सुनते नहीं थे, और वो आके ना झुंझलाए होते थे, मान लो कहीं पे, मान लो कुछ बच्चों ने झगड़ा कर दिया या कहीं कुछ डेकोरम खराब हुआ, तो उसमें ना वो डांटना शुरू करते थे, और फिर उसमें एक को डांटा, एक को थप्पड़ लगाया, झोल लगाया, फिर किसी एक को पकड़ते थे। तो अभी जो हो रहा है वो, अभी मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है वो महलवान सर है अभी। वो परेशान है, वो अलग अलग रीजन से परेशान है। पिछले 6 महीने का जो पैंडेमिक है, घरों में बैठे हुए, करोड़ों नौकरियां छिन गई हैं, पूरा जो दुनिया है वो लुटी पिटी सी है। उसके बीच में जो दिख जाए सामने वो उसको डांट पड़ेगी। तो फिल्म इंडस्ट्री जो है, ग्लैमर है उसके अंदर, लंबी लंबी कारें होती हैं, महंगे कपड़े होते हैं, परफ्यूम वाले रोग होते हैं, पेज 3 में
छपते हैं लोग, तो कहीं एक चिड़ और एक कुड़न वैसे ही पैदा हो जाती है कि यार हम इतने तकलीफ में, ये साले मतलब ये कमाल का है। तो मुझे लगता है कि और कुछ नहीं है, ये वो एक चिड़ है कि तुम बहुत बनते हो, तुम और तुम्हें बताते हैं, तुम्हें क्लास लेते हैं हम। शायद उसी का जिस कुंठा की तरफ आप इशारा कर रहे हो वही उसी का नतीजा है कि जो ये तले हुए समोसे वाले लोग हैं, हाँ, वो अचानक ओए सलमान खान कहाँ छुप के बैठा है, मतलब ये जर्नलिस्ट की भाषा है। पर मुझे लगता है ना सर कि ये अगेन ये रेप्लिकेट भी हो रहा है ना, कि एक अगर ऐसा बात करता है तो दूसरा भी बात करता है, तो उसके पीछे कहीं कॉमर्स है, कहीं टीआरपी है, कोई एक साबुन तेल बिक रहा है कहीं पे, उसको बेचने की कोशिश हो रही है। ये उसका इसमें कहीं पे भी मुझे जो लग रहा है कि जो गुस्सा है या जो एक चिढ़ और एक झुंझलाहट जो है पूरे समाज में, उसका जो उस गुस्से को ना गलत रास्ते पे ले जाया जाता है बार बार, और उसके अंदर जो स्केपगोट होता है, जो इजीली जो अवेलेबल हो सकता है कल को हमारी क्रिकेट टीम हो जाए, कल को वो कोई ऑस्ट्रेलिया या क्रिकेट टीम हो चुकी है। अगर सचिन तेंदुलकर को वानखेड़े में कोई बू कर सकता है तो हम लोग क्या हैं जिनको आप गॉड का दर्जा देते हैं? हमें तो देख के वो जलते होंगे। ये बड़े खुश लग रहे हैं। और आधे एक्टर बेचारे पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं करते, इंस्टाग्राम पे सुंदर फोटो डाल देते हैं, तो ये लोग और जल भुन जाते हैं। आप देखिए हमारी शक्लें और आप देखिए उन न्यूज एंकरों की शक्लें जिनकी बातें करने से उनके चश्मों में धुआं आ जाता है, और आप मुझे बताइए किसको नशा है? हम नशे में लग रहे हैं कि वो लग रहे हैं नशे में? तो ये तो मुझे लगता है कि ये अभी इस समय का एक वो है कि जहां पर ये फिल्म इंडस्ट्री लपेटे में आ गई, कि वो जो टीआरपी और जो साबुन तेल बिकना है जो अलग अलग जगहों पे, और एक जो पूरा युवा है उसकी जो झुंझलाहट है, जो बड़ा प्रेम करता है, मुझे लगता है कि 6 महीने बाद ये प्रेम वापस से निकल कर आएगा, वही दिखेगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी स्नैप बैक कर रहा है, चुप रहो तुम मत बोलो, तुम्हें नहीं बोलना है। मैं आपसे भी डिसएग्री करती हूँ। यही लोग मैंने कितनी बार देखा, जो लोग सुबह गाली देते हैं वो शाम को फिल्म देखने के बाद मैसेज करते हैं, बट वेरी नाइस वर्क। अभी जब आपको किसी और चीज का आसरा नहीं है ऑडियंस को, जब अभी कहीं और कोई रिलीफ नहीं है, रिस्पाइट नहीं है, दे आर टर्निंग टू आर्टिस्ट। आप आर्टिस्ट को नॉन एसेंशियल मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, ये मुझे नहीं लगता ये बदल। एक चीज बस मैं इसमें और जोड़ना आप दोनों लोगों से, क्योंकि ये इस पूरी बहस में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आई थी आउटसाइडर इनसाइडर की, नेपोटिज्म की, और आपने बहुत एक बड़ा लंबा चौड़ा बहुत इंसाइटफुल एक ब्लॉग भी लिखा रिचा इस मामले पर। आओ, क्योंकि आप दोनों लोग ही अगर उस टेक्निकल टर्म में कहें तो आउटसाइडर हैं उस जो फिल्म इंडस्ट्री का जो ढांचा है। तो उस लिहाज से ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है आप लोग, जो ये जो पूरी बहस है आउटसाइडर इनसाइडर्स की, ये मतलब इसमें कुछ वैधता है, कुछ इसमें ठोस चीज है, वास्तव में आउटसाइडर्स के लिए मुसीबतें हैं, एक ऐसा कुछ क्लिक, ऐसा कोई ग्रुप, ऐसा कोई समूह है जो बाहर वालों के लिए व्यवधान, एक रोड़े अटकाना या उनके लिए स्पेस नहीं देने? क्योंकि आप दोनों लोग सफल हैं, तब मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, हम सफल हैं और हम अपनी सफलता खुद ही डिफाइन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं यही कहना चाह रही थी, देखिए अगर कोई प्रोड्यूसर है जिनके दोस्त की बेटी अब एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो उनको मना नहीं करेंगे। कोई रास्ते में रोड़े नहीं अटकाता, पर ये जरूर हो सकता है कि वो बोलें कि हम सिर्फ फिल्म फैमिली वालों को काम देते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे इन्वेस्टर हैं। ऑडियंस जो अभी स्टार किड्स को गाली दे रही है, वो क्यों किसी अनलॉन्च स्टार किड को, लड़की या लड़के को मिलियन की तादाद में फॉलो कर लेती है पहले? ये कितने सारे ऐसे एक्टर हैं जिनकी इंस्टाग्राम पे पहली फिल्म आने से पहले 30 या 40 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। तो ये तो ऑडियंस ही कर रही है ना। ये चीज मुझे समझ नहीं आती। और देखिए ये 2020 है, यहाँ चीजें ध्वस्त होंगी, कार्मिक सा साल है, तो ठीक है मैं समझ रही हूँ ये शायद एक ओवर करेक्शन हो। करेक्शन जरूरी है। जैसे मी टू के टाइम पे हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप इतने सारे आ गए, दैट वी न्यू कि द आउटकम, द फर्स्ट आउटिंग विल बी मेसी। जो पहली बात आएगी वो मेसी होगी। मेरी बस यही उम्मीद है कि इसके बाद भी ये जो इतना मेसी हो गया है सब, इसके बाद भी ये कुछ मंथन की तरह हो जाए, जिसके अंदर जो जहर है वो निकाल दे, उगल दे, और उसके बाद हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां कोई किसी आउटसाइडर को ये कहने से पहले 2 बार सोचे कि सॉरी मैं नहीं ले सकता क्योंकि तुम्हारी मम्मी प्रोफेसर है, बल्कि उस चीज को वैल्यू किया जाए। मैं अतुल, मैं
शुरू से ही आउटसाइडर हूँ। जब जब मेरे पिताजी राजस्थान के एक छोटे से गांव से दिल्ली आए थे और बड़े मजबूरी में, तो वो भी आउटसाइडर थे, है ना। तो मुझे याद है बचपन का, मुझे मेरी फर्स्ट मेमोरी है, मैं शायद 7-8 साल का था और हम लोग एक बंगले लुटियंस दिल्ली में एक स्टेशन के पास, रेलवे में बहुत बड़े अधिकारी थे, डॉक्टर थे, उनका बंगला था। उस बंगले के पीछे आउट हाउस बने हुए थे जो अंग्रेजों के जमाने के होंगे, जहाँ पे घोड़े रखे जाते थे एक टाइम पर। अच्छा। मिंटो रोड। हाँ, मिंटो रोड। तो हमारा घर था चेम्सफोर्ड रोड पे, स्टेशन के नजदीक, रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के नजदीक। तो वहां पे जो भी जो बंगले में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, और उसके अलावा जो रेलवे के कर्मचारी 1-2 लोग थे, उनको जहां घर नहीं मिल रहे थे, जिनको सरकारी मकान अलॉट नहीं होता, उनको वो मकान मिल जाता। तो मैंने 15 साल वहां गुजारे हैं और आउटसाइडर की तरह गुजारे हैं। तो मुझे पहली एक जो आउटसाइडर की मेमोरी है वो ये है कि टीवी देखने का शौक था जी। टीवी मोहल्ले में नहीं था किसी के पास, रिश्तेदार के यहाँ जाते थे महीने में एक बार पहाड़गंज देखने के लिए। तो जो खानसामा था जो बंगले में, वो हमारे राजस्थान से थे। तो वो उन्होंने जो मोहल्ले के 7-8 बच्चों की टोली को ले जाके जो दालान होता है ना, बंगले का पिछले वाला हिस्सा जहां पे खंबे होते हैं, बरामदा, बड़ा सा बरामदा जहां से पीछे बागीचा शुरू होता है। अच्छा। उस बरामदे में जाली वाला दरवाजा जो अपने आप बंद हो जाता है, उस जाली के बाहर हमें बैठाते थे वो, और पीछे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था जिसमें डॉक्टर दंपति और उनके बच्चे बैठ के टीवी देखते थे, और कई बार वो हमें कवर भी कर लेते थे। और हम लोग उछल उछल के कूद कूद के देखते थे, एंजॉय करते थे। ऐसा 3-4 बार हुआ। एक बार उनकी जो बच्ची थी, शायद उस वक्त रही होगी 15-20 साल की, 16 साल की, उन्होंने कुछ बोला, बात हुई और कर्टन लगा दिया गया। और हमारे जो अंकल थे खानसामा, उन्होंने आके बोला कि आप लोग बहुत शोर कर रहे हो, आप लोगों को यहां नहीं बैठने दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अखबार में काम करना, अतुल, अखबार में काम करना शुरू किया जब मैंने, तो मुझे बायलाइन नहीं मिला नवभारत टाइम्स में। महीनों तक फ्रीलांस करता था मैं, और उसमें जो परिचित लोग थे, जो वहां पे फीचर एडिटर या माथुर साहब या उन लोगों के परिचित थे, उनको मिलता था। तो मैं वहां पे भी आउटसाइडर की तरह था, लेकिन जगह बनाई धीरे धीरे कि मैं मेहनत से, टाइम से, प्रॉम्प्टली आर्टिकल लेकर आता था। थिएटर किया तो उसमें महीनों लग गए मुझे कि मुझे लाइंस याद है, मुझे रोल क्यों नहीं दे रहे हो, जो परिचित है उसको मिल रहा है। तो ये इनसाइडर आउटसाइडर का खेल जो है, ये मुझे लगता है कि अपने को बहलाने की बात है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फाइनली जाके आप, अगर आपके अंदर कुव्वत नहीं है, तो आप कहीं नहीं खड़े होते हैं। कुछ दिन बाद आपको ये हिंदुस्तान की सोसाइटी है, यहाँ हर चीज कास्ट पे चलती है। और ये जो हमारे अंदर बहुत एक बसी हुई बात है कि आप पहले वो कोशिश करते हैं करने की जो आपके माँ बाप ने किया। रिचा, मैं एक और, क्योंकि समय का बहुत वो है हमारे पास, अब समय पूरा होने वाला है, और एक सवाल भी है। उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि पॉलिटिकली बहुत आउटस्पोकन होने के बड़े खतरे हैं। उसके बाद भी आपके बारे में ये माना जाता है, आपके बाद हम देखते हैं आप ट्विटर से लेके तमाम जगहों पर बहुत सारी बातें कहती हैं, जिनको आमतौर पर जो मेन स्ट्रीम के दूसरे स्टार्स या वो हैं उस पर चुप्पी साधे रहते हैं या नहीं कहते। फिर भी रिचा से हम वो बातें सुनते हैं, इसके बड़े खतरे हैं। उसके बावजूद आपको डर नहीं लगता? डर तो नहीं लगता। इकोनॉमी के सेंस में मैं कहूँ, फाइनेंशियल टर्म्स में मैं कहूँ, मैं नहीं आपको सच बताऊं, एक देखिए बात है ये कि कोई भी पॉलिटिकल इशू, नॉन पॉलिटिकल इशू, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री में एक डिसरप्टर हूँ जो 23 साल की उम्र में 60 साल का रोल करती है, तो आप मुझे ये बताइए कि हो सकता है कि मेरी निजी जिंदगी में भी मैं स्थायी विपक्ष का काम करती हूँ, हो सकता है मैं अपने माँ बाप से लड़ती हूँ, रिबेलियस हूँ, मेरा नेचर ही यही है। और बात ये नहीं है कि कोई क्यों कुछ नहीं कहता, कोई, हम सबको पता है कि बोलने के एक रेपरकशंस तो होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपको फालतू की चीजों में उलझाया जाता है। कई बार आपका नहीं मन करता यार सर दर्द उठाने का या ट्विटर पे किसी से लड़ाई करने का, और खासकर कि जब गलीज टाइप के ट्रोल जर्नलिस्ट अपने आप को कह बैठे। ट्रोल भी बहुत होती हैं। हाँ, ट्रोल तो देखिए वो तो फिर बेरोजगारी का जमाना है, किसी को 2 रुपए मिल रहे हैं, किसी को गाली दे के तो कमा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये मुझे पर्सनली बिल्कुल डर नहीं लगता।
प्रियजनों को लगता होगा, अभी तक मुझे कोई फाइनेंशियल लॉस भी नहीं हुआ है, और मैं शायद इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। मैं किसी को नीचा दिखाने या कुछ नेगेटिव कहने की फॉर द सेक ऑफ इट मैं नहीं कह रही हूँ। मुझे तो लगता है कि बल्कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलती हूँ तो फिर बाद में 2-3 और लड़कियां बोलती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि 2-3 और लोग बोलें, क्या डरना। और शायद बड़े स्टार इसलिए नहीं बोलते क्योंकि शायद मैं इसलिए बोल पाती हूँ दैट आई हैव नथिंग टू लूज। क्योंकि हमने देखा कि शाहरुख खान ने एक बात कही थी, आमिर खान ने एक बात कही थी, और उसके बाद उनके साथ जो हुआ, तो एक डर तो पैदा होता है। फिर भी गजराज जी, इस पे मैं आखिरी आपकी टिप्पणी कि एक अभिनेता के तौर पे जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, और बतौर नागरिक क्या ऐसी कोई लाइन है जहां पर आपको लगता है कि अब हमें बोलना चाहिए या अब हमें चुप हो जाना चाहिए? ऐसी कोई लिमिट है जहां पे ये चीजें तय करनी पड़ती हैं? हाँ, मतलब होता तो है ये कि क्योंकि आप जिस तरह से अभी ये चंडू खाना बना हुआ है, और आज की पूरी जो हमारी बातचीत है इसमें बड़े अच्छे अच्छे शब्द आए हैं, मैं इन सबको एक तरह से इकट्ठा करके मुझे हमेशा जो अभी जो पिछले कुछ महीने की जो स्थिति है, खास तौर पे जो सोशल मीडिया पे जो इंटरेक्शन है, वो मम्मी एक फिल्म आई थी ना, मम्मी रिटर्न ऑफ द मम्मी, तो जैसे वो जो क्या नाम था उस एक्टर जो ये जो जब जाते हैं गुफा में, और वो जो मम्मियां निकल कर आती हैं सारी की सारी, और जिस तरह चिपकती हैं, और उसमें से उनके कुछ मित्र हैं उनको खींच ले जाती है पीछे, वो चिल्लाता रहता है हेल्प हेल्प, और तो ये वो लोग हैं। अब उसमें आपको ये देखना होगा कि आप यहाँ पर काम करते हुए मुंबई शहर के अंदर जिस पर्पस के लिए आप हैं, उसके अंदर कितना आप असहमत हो सकते हैं और कितना असहमत दिख सकते हैं जी। क्योंकि आपको सीधा सीधा, जैसे रिचा ने बोला कि आपको अलग अलग तरीके से परेशान किया जा सकता है, क्या क्या चीजें होती और आसपास दिख रहा है, आसपास एनवायरनमेंट दिख रहा है, तो वो मुझे लगता है कि हर जो इंडिविजुअल है कि उसके अंदर कितना साहस है इन चीजों को फेस करने का, कितना मनोबल है, उस पर बात अटकती है सारी की सारी। तो एक सवाल हमारे, क्योंकि समय का बहुत वो है, लेकिन हम इस बात को बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि बातचीत चल रही थी, बढ़ा सकते थे क्योंकि जैसे मुझे याद है, अगेन मैं हर चीज, फ्यूचर इज द रीइंकार्नेशन ऑफ पास्ट, एक कहीं किताब में पढ़ा था मैंने। जी। तो मुझे याद है कि ये अगेन बहुत छोटा था मैं, और मेरे माता पिता जो है हश हश में बात कर रहे थे, बहुत घबराए हुए दिल्ली में, हश हश में, छोटा सा होऊंगा कुछ, और नहीं हमसे क्या बात कर रहे हो, सच्ची नहीं बोलना मत किसी को, पड़ोस में मत बताना, फोन तो होते नहीं थे। तो मालूम चला था कि संजय गांधी जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इतना खौफ था संजय गांधी का कि उसके बारे में बात करना, जिक्र करना, वो एक बड़ा भयावह स्थिति थी। तो पिताजी बताते थे कि उस समय क्या क्या होता था, वो रेलवे में थे, तो जब स्ट्राइक हुई थी तो किस तरह से दमन हुआ था, स्ट्राइक खत्म की कि मेरे पिताजी खुद कुछ 15-20 दिन के लिए छुपना पड़ा था उनको। जी। तो ऐसी जो स्थितियां हैं वो हर जगह हर काल में बार बार अवतरित होती हैं, निकल कर आती हैं। ठीक बात, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है और हमारे प्रोड्यूसर जो है वो बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं कि समय समाप्त होने वाला है। एक सवाल है, तुषार अरोड़ा ने पूछा है गजराज जी आपसे, इंडियन फैमिलीज में अभी भी होमोसेक्सुअलिटी को मेंटल डिसऑर्डर की तरह से देखा जाता है, ऐसा क्यों है? सिनेमा क्यों ओरिजिनल कंटेंट नहीं देता सोसाइटी को, जबकि वो जानता है कि सिनेमा का बहुत सोसाइटी के ऊपर बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है? तो दो सवाल हैं ये, तो मुझे लगता है कि जी, दो सवाल। हाँ, तो जो होमोफोबिया पर और उसके ऊपर, ये पूरी दुनिया की स्थिति ऐसी है। आप यूएस में चले जाइए, आज भी वहां पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में जूतम पेजार हो जाती है बहुत जोर से। वहां पर आज पढ़े लिखे, हम कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई या वो, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये मानसिकता है, और ये पूरी दुनिया में है इस तरह की। पोलैंड में अभी कानून बन गया है कि जहां पर आप गे मैरिजेस अलाउड नहीं होंगी, और वो उस सब तरह की चीजें। तो हमारा हिंदुस्तान उसमें अकेला नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गर्व की बात है कि हम भी उनके जैसे हैं ये, लेकिन अभी हो रहा है, कम से कम बात हो रही है, कम से कम शुभ मंगल ज्यादा सावधान जैसी फिल्म देखकर लोग खंखारते हुए बाहर नहीं भागे हैं, निकले नहीं हैं, लोगों ने
कई कई ऐसे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से, दोस्तों से, सबसे बात हुई है कि हाँ यार गज्जू, मैं अग्री नहीं करता हूँ इस बात से, लेकिन हाँ ठीक है, जो ऐसी जिंदगी जीना चाहता जी ले। ऐसी बात होना 2019 में 20 में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि परिवर्तन तो आया है। आज से 25 साल पहले जो था या 50 साल पहले जो थी बातें, उससे चेंज आया। और ओरिजिनल कंटेंट की जो बात है, अगेन कहानियां जो हैं जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। और जैसे ये शुभमंगल का एग्जाम्पल लीजिए, उसकी कहानी शायद आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। इस तरह के कलाकार, शंकर त्रिपाठी, सुनैना त्रिपाठी, उनका परिवार, या बधाई हो की जो कहानी है, तो वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वो जीवन से ली हुई कहानी है। अमित के परिवार में कहीं पर ऐसा था, सबके परिवारों में था। मेरे कई मामा जो मुझसे यंग हैं, मैंने मामा को गोद में खिलाया हुआ है। तो इससे ज्यादा ओरिजिनल क्या होगा? मेरे दो बच्चों में 10 साल का अंतर है। तो है। ऋचा, आपसे भी इस सवाल के बारे में, अगर आप जो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर है कि उसको मेंटल डिसऑर्डर की तरह देखा जाता है भारतीय परिवार? जी, मेंटल डिसऑर्डर की तरह देखा जाता है। पता नहीं क्यों हमारे हिस्ट्री में है, हमारे पूरी जो माइथोलॉजी में है। और मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है यार, कोई कैसे जी रहा है उससे। ये एक बहुत पड़ोसी वाली जो हैबिट है इंडिया में, हमें छोड़नी होगी कि मटर छीलते छीलते दूसरों के घरों में झांक झांक के बताना, चुगलियां करना, वो हमें छोड़नी होगी। पर मुश्किल होता जा रहा है इसे छोड़ना, क्योंकि अब प्रेस ही इस तरह से काम करने लगी, कभी चैट्स, कभी वो, कभी ये। मुझे लगता है, देखिए, हर दौर में एक ऐसा, हम एक स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे लेते हैं और एक पीछे लेते हैं। किसी ने सोचा नहीं था अमेरिका में बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को मैं सिर्फ अप्रेंटिस के होस्ट की तरह ही जानती थी, और एक मिलियनेयर। तो ये सच में एक चक्र है जो चलता रहता है। पर एक नेचर का भी एक रिदम होता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। तो मैं हमेशा आशावादी चीजों में ही यकीन रखती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे सेक्शन 377 का डीक्रिमिनलाइज होना, इस बात पे चर्चा होना, किसने सोचा था कि जब जुडिशरी की इतनी निंदा हो रही थी, उस समय हमारी जजमेंट ये आई थी कि हमें इस कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद ये आगे गई बात। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसके बाद बदलाव समय के साथ धीरे धीरे शायद चीजें बदलेंगी। और समय चूंकि पूरा हो चुका है, मैं गजराज जी को और ऋचा को थैंक यू करके, उससे पहले मैं चाहूंगा कि सूरज को एक बार इस पूरे उसकी कमांड पकड़ाऊं, वो फाइनली थैंक यू बोलेंगे सबको।